क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट डोगर कॉलेज बीकानेर, आपका स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर श्रोडिंगर इक्वेशन, जो हमारा कल टॉपिक चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन में कल हमने देखा था कि वेव फंक्शन क्या होता है, और श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने डिराइव भी किया था। वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन डिराइव किया था। इसको मैं थोड़ा सा क्विकली एक बार दोबारा से बता दूं। जैसे हमने देखा था कि वेव फंक्शन तरंग फलन क्या होता है। तरंग फलन होता है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तरंग फलन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिससे हमें गतिक अवस्था में जो कण की प्रकृति है या कण के जो पाथ है, जो कण गति कर रहा है, उससे संबंधित जो भी डायनेमिकल वेरिएबल्स हैं या उसकी गतिक अवस्था में जो स्थिति है, उसके बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। तरंग फलन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो वापस रिवाइज कर दूँ। तरंग फलन नॉर्मली जो मैक्स बोर्न की फिजिकल इंटरप्रिटेशन है, उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, प्रायिकता आयाम कहलाता है, और जो साई स्क्वायर होता है वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और साई स्क्वायर डीवी जो होता है वो प्रोबेबिलिटी कहलाता है। तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होता है कि कण के जो पाए जाने की प्रायिकता होती है उससे संबंधित होता है। इसका स्वयं के साथ सुपरपोजिशन होना जरूरी होता है, जिससे व्यतिकरण और विवर्तन जैसे प्रयोग को समझा सकते हैं। ये जो इक्वेशन, जो तरंग फलन होता है, किसी एक कण के लिए होता है। इसी प्रकार से श्रोडिंगर इक्वेशन हमने कल डिराइव की थी। उसमें हमने देखा था कि श्रोडिंगर इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जो किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के लिए लागू होती है, और इससे जो सॉल्यूशन होते हैं उससे हम अलाउड एनर्जी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। आगे हम देखेंगे ये सब चीज़ें। सेकंड था कि जिस इक्वेशन में कांस्टेंट्स होने चाहिए, कोई वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए, डायनेमिकल वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन जो हमने डिराइव की थी, आयोटा, इसको मैं उसी फॉर्म में लिख देता हूँ जिस फॉर्म में हमें इसे याद रखना होता है। नॉर्मली जिस फॉर्म में अपन याद रखते हैं इसको, यदि आपके पास में जो फ्री पार्टिकल एनर्जी की जो इक्वेशन थी, फ्री पार्टिकल के लिए इक्वेशन थी, और अगर किसी फील्ड में पार्टिकल मूव कर रहा है, भी फील्ड में मूव कर रहा है, तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। तो यहाँ से जो इक्वेशन है, आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम डेल स्क्वायर साई आर टी। ये थ्री डायमेंशनल है। हमने कल यहाँ पर वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन दैट मींस डेल अपॉन, हमने जो डिराइव किया था वो किया था वन डायमेंशनल श्रोडिंगर, एक लीनियर श्रोडिंगर समीकरण को हमने हल किया। हल मतलब इसको डिराइव किया था। डिराइव जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जिस तरह से न्यूटन का नियम होता है F=ma, वैसे ये फंडामेंटल इक्वेशन है। जस्ट आपके पास में जो फिजिकल आर्ग्यूमेंट्स है उसके आधार पे इसको जो डिराइव किया गया है वो एक सामान्य तरीके से किया गया है। ये इसका कोई एक्चुअल डेरिवेशन नहीं होता है। वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन को यदि अपन थ्री डायमेंशन में कन्वर्ट करना चाहें, थ्री डायमेंशनल में यदि इस इक्वेशन को हमें निकालना है, थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन यदि हमें निकालनी है, तो इसके लिए हमें जो पैरामीटर्स हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन्हें हम थ्री डायमेंशन में लेना पड़ेगा। जो आपके पास में वेव फंक्शन आप लेके चले थे, एक्चुअल में ये वन डायमेंशनल अगर है तो ये x आएगा, ये जो आएगा ये x, r की जगह क्या हो जाएगा x। ये मैंने 3D की इक्वेशन लिख दी थी, x दैट मींस एक ही डायमेंशन में। जो वेव फंक्शन है साई आर टी, जो हमने कल लिया था हार्मोनिक वेव के रूप में, e की पावर आयोटा kx माइनस ओमेगा टी, वहां पर e रेज़ टू आयोटा
P डॉट R माइनस ओमेगा टी। एक तो आपके पास में ये फर्क है। दूसरा हमारे पास में जो मोमेंटम है, मोमेंटम यहाँ पर जैसे p स्क्वायर अपॉन 2m है, यहाँ पर क्या टर्म है, तो मोमेंटम जो हो जाएगा p स्क्वायर लेना है अपने को, मोमेंटम 3D में लेंगे तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा, px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz। बाकी टर्म्स e और b में अपने को कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ ये ध्यान रखना है, v को यदि अपन देखें, v में चेंज नहीं करना है, परंतु जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है यहाँ, फोर्स जो कंजर्वेटिव फोर्स अपन ले रहे हैं, कल तो हमने 1 डायमेंशन लिया था, आज अगर 3D लेते हैं तो यहाँ डेल। दूसरा कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल अगर लेते हैं, संरक्षी बल में बल जो होता है वो विभव के ग्रेडियंट के बराबर होता है माइनस में। इस कंसेप्ट को हमें काम में लेना है। इस तरह से तीन चीज़ों को यदि अपन काम में लेते हैं, तीन डिफरेंट थिंग्स को अगर कंसिडर करते हैं, अगर अपन लेते हैं काम में, तो हम इसे 3 डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर इन तीनों को अगर अपन काम में ले, तो जो इक्वेशन आएगी, जो 3D इक्वेशन आएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसे अगर अपन काम में लें तो ये जो इक्वेशन है यहाँ से हम यहाँ पहुँच सकते हैं, जिसमें x की जगह r आ जाएगा और इक्वेशन आपके पास में आ जाती है आयोटा h क्रॉस डेल साई आर टी इक्वल टू डेल टू साई आर टी। इसे हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इसको हम इस तरह से याद रखें। एक्चुअल में ये मैंने आपको इक्वेशन, इस इक्वेशन से जो इजीली लिख सकते हैं वो मैंने मेथड बताया। इनिशियली जब आप इसे डिराइव करें तो आप इसको इसी प्रकार से करें जिससे आपको इजी रहता है, क्योंकि आप ये इस इक्वेशन से फेमिलियर होते हैं। और इस इक्वेशन में हमने क्या किया था, इस इक्वेशन में यदि हम ऑपरेटर पुट कर दें, जैसे कल जो ऑपरेटर हमने निकाले थे, पी ऑपरेटर और पी ऑपरेटर, तो यहाँ से इन ऑपरेटर को पुट करके हम डायरेक्ट इस इक्वेशन को निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को एक्चुअल याद रखने का जो तरीका है वो इस फॉर्म में होता है। और क्यों होता है, अभी ऑपरेटर फॉर्म में मैं आपको इसको समझा देता हूँ। ऑपरेटर्स अभी हम आगे पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स क्या होता है। इन जनरल आपने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह देखा होगा। एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन जो किसी फंक्शन पे ऑपरेट होता है तो फंक्शन बदल जाता है। तो आगे हम क्लियरली इस चीज़ को देखेंगे, नॉर्मल वे में आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ ये जो साइड है इसको हमें इधर लेना होता है। ऑपरेटर फॉर्म में अगर इसे याद रखना है, डेल साई आर टी प्लस वी आर टी इक्वल टू आयोटा एच डेल साई। इसे यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ जो हैमिल्टनियन ऑपरेटर है, एक्चुअल में अभी हमने ई और पी निकाले, आगे हम सभी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ, हैमिल्टनियन ऑपरेटर जो होता है वो टोटल एनर्जी ऑपरेटर, कुल ऊर्जा होती है। कुल ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी आपके पास में हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम, और पोटेंशियल एनर्जी आपके यहाँ पी ऑपरेटर हमें पता है, पी ऑपरेटर इसके बराबर होता है। इसको यदि हम यूज करें तो यहाँ पर आ जाता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम डेल स्क्वायर
तो यहाँ जो हैमिल्टन ऑपरेटर है, यहाँ जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, इसे यदि हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में, ये ऑपरेटर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। यहाँ पर v के साथ में साई और लीजिए, प्रत्येक टर्म के साथ में साई आ रहा है, प्रत्येक टर्म के साथ में साई आता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम फ्लो में लिखते हैं तो कई बार कुछ चीजें छूट जाती है। एग्जाम में भी आप ध्यान रखें, छूटनी नहीं चाहिए। चाहे आप फ्लो में लिख रहे हो, फास्ट लिख रहे हो, स्लो लिख रहे हो, प्रत्येक स्टेप आनी जरूरी है। ये कि मेथड होता है, इस मेथड इसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कई बार हमारे माइंड में कोई चीज़ चल रही होती है, हमने लिख दिया, परंतु वो वास्तव में नहीं लिख पाते हैं। इसमें विद्यार्थी जरूर ध्यान दे, और इस चीज़ को लिखते समय अगर कहीं गलती रह जाती है तो कई बार क्या करते हैं अपन, जब लास्ट में जब उसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप कोई चीज़ करते हैं उसे लास्ट में एग्जाम पेपर के पश्चात उसे 5 मिनट चेक जरूर करें। उस 5 मिनट में आप देखेंगे ये बहुत छोटी छोटी सी गलतियाँ जो है, जो आपको आती है चीज़ें, वो रह जाती हैं, वो छूटनी नहीं चाहिए। इसे खास तौर से ध्यान रखें। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से रिलेटेड टर्म है, राइट हैंड साइड ई से रिलेटेड टर्म है। इस प्रकार से हम ऑपरेटर फॉर्म में श्रोडिंगर इक्वेशन को इजीली याद रख सकते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं आगे हम इसे पढ़ेंगे। ई और पी ऑपरेटर अपन ने निकाला, एच मैंने आपको बता दिया किस तरह से ऑपरेटर आता है, इसको निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से जो श्रोडिंगर इक्वेशन हमने डिराइव करी है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन जो फॉर्म आई है, ये फॉर्म कहलाती है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। कैसी फॉर्म कहलाती है? टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम श्रोडिंगर, चूंकि यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट टर्म्स हैं, यहाँ देखिए डेल अपॉन डेल टी, साई इज फंक्शन ऑफ आर टी, वी इज फंक्शन ऑफ आर टी। यहाँ फंक्शन जो पोटेंशियल एनर्जी को आर और टी का फंक्शन बताया गया। पोटेंशियल एनर्जी वैसे आर का फंक्शन होती है, और स्पेशल केस में टी का हो सकती है। आगे हम ये देखेंगे कि जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे, जब हम इसको टाइम इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट करेंगे, तब हमें इस प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी लेनी है जो आर का फलन हो सकता है। अन्यथा हम इसे टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप इसे याद जरूर रखें। और जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, कल हम जब लेक्चर देंगे तो इसमें टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे डिराइव की जाती है, इसको हम देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।